Hello students, I am Professor Ritesh Jaggi and I will be teaching you the subject Financial Accounting for your FY BCom. सो ये सब्जेक्ट में हमको जो है पूरा अकाउंटिंग का आपका बेस है। अगर समझो आप कॉमर्स बैकग्राउंड से ही हो, सो स्पेसिफिकली जो कुछ आपका 11th-12th में हुआ है वो एक बार फिर से इधर रिपीट होगा और भी हम कुछ एक न्यू कंसेप्ट देखने वाले हैं। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स टू इम्पार्ट नॉलेज ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अभी बिजनेस में अकाउंटिंग के बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं, ये हमको पता है। सो वो कंसेप्ट्स, उसके मीनिंग क्या है, उसका पूरा डिटेल एग्जाम्पल वो हम यहाँ पे देखेंगे टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एप्लीकेशन ऑफ दिस कंसेप्ट्स इन बिजनेस वर्ल्ड। सो बिजनेस वर्ल्ड में ये जो कंसेप्ट्स है ये कैसे यूज़ आते हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे टू इम्पार्ट स्किल रिगार्डिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। सो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हमको पता है सब कुछ जो है हर एक फील्ड में कंप्यूटर अब आ गया है। जैसे एजुकेशन के फील्ड में आप बोल सकते हो, हेल्थ सेक्टर में, हर सेक्टर में कंप्यूटर का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी बढ़ चुका है। सो इसीलिए अकाउंटिंग के जो सेक्टर है, अकाउंटिंग में कंप्यूटर का कंट्रीब्यूशन क्या है वो भी हम इसमें सीखेंगे। फिर उसके बाद टू इम्पार्ट नॉलेज रिगार्डिंग फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट ऑफ वेरियस एस्टैब्लिशमेंट। हमको पता है ईयर एंड जो है हर एस्टैब्लिशमेंट को अपना फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है। ये फाइनल अकाउंट क्यों यूज़फुल है? क्योंकि बिजनेस को पता होना चाहिए उनका प्रॉफिट कितना है। क्योंकि अगर बिजनेस को एट लास्ट पता नहीं चलेगा कि उनका प्रॉफिट कितना है, क्या है, सो बिजनेस करके कुछ मतलब नहीं है। क्योंकि हम हमारे बिजनेस में ऑलरेडी मनी इन्वेस्ट करते, पैसा इन्वेस्ट करते, वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करते, सो उतना रिटर्न भी हमको मिलना चाहिए। सो वो इवेल्युएट करने के लिए फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स किया जाता है। सो लेट अस सी यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में हम देखेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स एंड एन ओवरव्यू ऑफ एमर्जिंग ट्रेंड्स इन अकाउंटिंग। सो जो एमर्जिंग ट्रेंड्स आ रहे हैं अकाउंटिंग में, क्या क्या अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स क्या है, उनके कन्वेंशंस जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, प्रिंसिपल क्या है, वो सब इसमें हम देखेंगे। एक बार आप कंटेंट देख लीजिए। कंटेंट में अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल। सो सबसे पहला जो फर्स्ट कन्वेंशन है वो है मनी मेजरमेंट। अब मनी मेजरमेंट क्या होता है? हमको पता है मनी मेजरमेंट मतलब अब जो भी ट्रांजेक्शन, जो कुछ होता है वो सब मनी में होता है। बार्टर एक्सचेंज, ये ओल्डन डेज में था। बार्टर एक्सचेंज मतलब क्या? जब गुड्स लिए जाते थे, गुड्स दिए जाते थे। बट अब एक कॉमन मेजर है जिसको मनी बोला जाता है। सो मनी मेजरमेंट में वो हम देखेंगे। सेकेंड है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है कि जो प्रोप्राइटर है, मतलब जो ओनर है, वो अलग है और जो बिजनेस है वो अलग है। सो ओनर एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट थिंग्स। सो उस हिसाब से हमको अकाउंटिंग में वो हेल्पफुल होता है। फिर से थर्ड है ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट ही हमको पता है अकाउंटिंग हैज़ टू इफेक्ट्स। सो ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब एक डेबिट एक क्रेडिट, दो इफेक्ट होते हैं, वो ड्यूअल एस्पेक्ट। फोर्थ पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट मतलब क्या होता है? जो एक स्पेसिफिक पीरियड है, फॉर एग्जांपल ईयर, एक साल में जो आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू कमाते वक्त जो कुछ आपको कॉस्ट हुआ, जो कुछ खर्च हुए, वो वही रेवेन्यू के साथ मैच करना चाहिए। सो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, एक स्पेसिफिक पीरियड की पूरी डिटेल उसमें होनी चाहिए। रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट मतलब स्पेसिफिकली रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज़ एक्चुअली रिसीव्ड। रेवेन्यू जितना मिला और जब मिला तभी वो रिकॉग्नाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ शॉपकीपर एंड आई सोल्ड a book of rupees 150 and I gave him discount of 20%. सो 120 रुपीज़ मेरे को मिला। सो ये जो मुझे मिला ये रियलाइजेशन कंसेप्ट में 120 रिकॉर्ड होगा। फिर आता है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट मतलब जो पीरियड का रेवेन्यू है वही पीरियड के एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस रेवेन्यू में से लेस होंगे। ये रेवेन्यू मैचिंग कंसेप्ट। फिर एक्रूअल कंसेप्ट और कैश कंसेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश कंसेप्ट मतलब क्या होता है? देखो, जब एक्चुअली हम कैश देंगे तब उसको रिकॉर्ड करेंगे, ये कैश कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट मतलब आज ही हमको पता है कि आगे जाके पैसे देना है, सो आज ही रिकॉर्ड कर लीजिए। सो ये एक्रूअल एंड कैश कंसेप्ट। कैश मीन्स वेन एवर कैश रिसीव्ड और कैश पेड इट इज रिकॉर्डेड, एंड इन केस ऑफ एक्रूअल सिस्टम वेन एवर इट एक्रू, मतलब जब भी हुआ, कैश बाद में मिला, बाद में पे किया तो भी चलेगा। फिर आएगा हमारा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी मतलब एक ही पॉलिसी, एक ही प्रोसीजर, एक ही मेथड जो है वो ईयर टू ईयर फॉलो करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है डेप्रिसिएशन में दो मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू। सो अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे हो,
सो कंसिस्टेंटली आपको ईयर ऑन ईयर वो ही मेथड यूज़ करना पड़ेगा. दिस इज़ अबाउट कंसिस्टेंसी कंसेप्ट. कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल. सो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ये हम डे टू डे हमारे घर के काम में, हमारे बिजनेस में भी ये यूज़ करते हैं. इसका एक मेन स्लोगन है, जो मेन इसका कंसेप्ट है, एक्सपेक्ट द लॉसेस बट डोंट एक्सपेक्ट द गेन्स. सो अगर आपको लॉस होने वाले तो वो आज ही रिकॉर्ड करो, आज ही एक्सेप्ट करो, और गेन जब होगा तब एक्चुअली तब करो. हम भी घर पे क्या करते हैं, हमको पता है आगे जाके कुछ इमरजेंसी हो सकती है. सो हम कुछ एक हमारा पैसा सेविंग्स जो है वो साइड में रखते हैं, ताकि जब हमको पैसे देने की बारी आए तो हम अच्छे से अच्छा पूरे से पूरा सब काम कर सके. सो एक्सपेक्ट द लॉसेस, डोंट एक्सपेक्ट द गेन्स. फिर मटेरियलिटी कंसेप्ट. सो मटेरियलिटी कंसेप्ट इज दैट कंसेप्ट, वो कंसेप्ट होता है जो एक डिसीजन मेकर को के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है. फॉर एग्जाम्पल एक डिसीजन मेकर होता है, उसका डिसीजन एक बड़े अमाउंट से इन्फ्लुएंस होगा. सो मटेरियलिटी वो एक बड़ा अमाउंट होता है. गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस जो है इज एज गुड एज बिजनेस इज कंटिन्यूइंग फॉर फ्यूचर. फ्यूचर में बहुत सालों तक चलने वाला है, इसीलिए उसको गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बोला जाता है. हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट. अब हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट हमको पता है, जब हम एसेट मतलब जो हमारा प्रॉपर्टी होता है, एसेट हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो हम हिस्टोरिकल वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने एक फर्नीचर परचेस किया 70,000 का. सो वो आज उसकी वैल्यू अगर 75,000 है, बट एक्चुअली इन द बुक्स में वो 70,000 में ही रिकॉर्ड करूँगा. इसको बोला जाता है हिस्टोरिकल कंसेप्ट. नेक्स्ट है एमर्जिंग ट्रेंड्स इन अकाउंटिंग. सो इसमें इन्फ्लेशन अकाउंटिंग. इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या होता है, देखो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग मतलब जब महंगाई, इन्फ्लेशन जब होता है तब अकाउंटिंग कैसे की जाती है, वो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग. क्रिएटिव अकाउंटिंग मतलब एक अनइथिकल टाइप की अकाउंटिंग आप बोल सकते हो. ये रॉन्ग तो नहीं है बट एक अनइथिकल है. क्रिएटिव अकाउंटिंग जो है वो अकाउंटिंग के प्रोसीजर्स प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करते हैं, बट ज़्यादा मतलब एसेट की वैल्यूज़ ज़्यादा दिखाना, प्रॉफिट ज़्यादा दिखाना, लाइबिलिटीज़ कम दिखाना, ये क्रिएटिव अकाउंटिंग का एक पार्ट है. फिर आता है हमारा एनवायरमेंटल अकाउंटिंग. आपको पता है आजकल जो है एनवायरनमेंट के बहुत से प्रॉब्लम फेस करने पड़े ऑल ओवर द वर्ल्ड. ऐसे नहीं सिर्फ इंडिया में, आप बाहर भी जाओगे तो एनवायरनमेंट को जो प्रॉब्लम है वो सब सब कंट्रीज़ में फेस हो रहे हैं. सो एक बिजनेस का भी कुछ फ़र्ज़ बनता है अकाउंटिंग करने का एनवायरनमेंट के लिए. वो कितने रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, कैसे वो लॉस कम कर सके एनवायरनमेंट का, वो इसमें देखेंगे. ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है. ह्यूमन रिसोर्स हमको पता है, ह्यूमन रिसोर्स जो एम्प्लॉय होते हैं वो भी बिजनेस के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. सो वो ह्यूमन रिसोर्स को कैसे हम अकाउंटिंग करेंगे, कितना बेनिफिट मिलेगा हमको. एक फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है मिस्टर ए, उसको 10 ईयर्स हम रखेंगे. सो 10 ईयर्स में हम उनको पेमेंट कितना करेंगे, और वो पेमेंट के बेसिस में कंपैरिजन में उनको बेनिफिट कितना होगा, उनसे मिस्टर ए से बेनिफिट कितना होगा, वो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. फॉरेंसिक अकाउंटिंग. बेसिकली आपने जो वर्ड है फॉरेंसिक, ये कुछ एक लॉ रिलेटेड, कुछ मेडिकल फील्ड में ये सुना है. फॉरेंसिक मतलब एक इन्वेस्टिगेशन होता है. सो फॉरेंसिक अकाउंटिंग जो है वो ऐसे टाइप ऑफ अकाउंटिंग है जिससे कुछ एक लॉ सूट चल रहे हैं, कुछ एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है, उसमें नया नया कुछ एक इंक्वायरी करने के लिए, कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो अकाउंटिंग की जाती है उसको फॉरेंसिक अकाउंटिंग बोला जाता है. नेक्स्ट है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था. तो ये फर्स्ट टॉपिक में हम ये पूरा थियोरेटिकल है. सो इसमें ये सब कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल देखेंगे. ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आगे जाके भी आप जो भी करोगे MBA, CS, सो उसमें भी आपको ये कंसेप्ट आएंगे ही. सो नेक्स्ट है पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन. पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखो एक पार्टनरशिप फर्म डिज़ोल्व होती है. सो जब पार्टनरशिप फर्म डिज़ोल्व होती है, पार्टनरशिप फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होता है, मतलब एडमिशन, न्यू पार्टनर आता है, डेथ होती है पार्टनर की, पार्टनर रिटायर होता है. सो स्पेसिफिकली पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक पीस में, मतलब जब हम डिज़ोल्व करते हैं, फर्म बंद करते हैं, सो डायरेक्टली सब पैसा तो एक साथ नहीं मिलता है. जो एसेट है हम वो एक पीरियोडिक बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके देते हैं, सेल करते हैं, और पैसा जो है वो एक पीस में आता है इंस्टॉलमेंट में. सो वो पीस में आया हुआ पैसा कैसे हम इनको देंगे, वो पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश में हम करेंगे. उसमें दो मेथड है, आप सरप्लस कैपिटल मेथड ओनली. सो सरप्लस कैपिटल मेथड ही आपको करना है, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, ट्रीटमेंट ऑफ पास्ट प्रॉफिट और पास्ट लॉसेस इन बैलेंस शीट. सो जो पास्ट प्रॉफिट है या पास्ट लॉस है बिजनेस बैलेंस शीट में, कैसे हम उसको लेंगे वो हम करेंगे. कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी. कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी मतलब
आगे होगा नहीं होगा पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसके लिए पैसे साइड में रखते हैं। सो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी जो है वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट केप्ट असाइड फॉर एक्सपेंसेस। सो अमाउंट जो है वो केप्ट असाइड जो हमें एक्सपेंसेस के लिए रखा है वो एडजस्टमेंट ऑफ एक्चुअल ट्रीटमेंट ऑफ सिक्योर्ड लाइबिलिटीज़। सो सिक्योर्ड लाइबिलिटीज़ के लिए कितना ट्रीटमेंट है, मतलब इन शॉर्ट सबका ट्रीटमेंट। बिजनेस बंद होने के बाद हमको गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता है, हमारे कुछ क्रेडिटर्स होते हैं उनको पैसा देना पड़ता है, कुछ लेबर ड्यूज़ होते हैं उनको पैसा देना पड़ता है। तो उन सब का ट्रीटमेंट कैसा होगा वो हम ये लेसन में देखेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल लाइबिलिटीज़ लाइक गवर्नमेंट ड्यूज़, लेबर ड्यूज़। गवर्नमेंट को देना पड़ता है टैक्स के रूप में, लेबर को देना पड़ता है उनके सैलरी के बेसिस पे, सैलरी के रूप में। एक्सक्लूडिंग इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। सो इंसॉल्वेंसी एंड मैक्सिमम लॉस मेथड वो यहाँ कवर नहीं होते। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री सिस्टम। अब ये तो आपको पता है अकाउंटिंग जो है वो डबल एंट्री सिस्टम है, बट स्पेसिफिकली जो है सिंगल एंट्री सिस्टम के केस में कैसा होता है। फॉर एग्जांपल एक शॉपकीपर है, सो वो पूरा अकाउंट अच्छे से मेंटेन नहीं करता है, वो ओनली कितना सेल हुआ कितना परचेस हुआ। अगर कोई क्रेडिट पे कोई उधार पे उनसे कुछ गुड्स ले गया, सो वो लिख के रखते हैं। आपको पता होगा आपके पास में भी कोई एक शॉपकीपर होगा तो वो लिख के रखते हैं बुक में, ये डेट को इतने पैसे लिए। सो स्पेसिफिकली वो सिंगल एंट्री होता है। सो ये सिंगल एंट्री का मीनिंग क्या है वो हम देखेंगे, क्योंकि आज भी इंडिया में बहुत सारे शॉपकीपर्स हैं उनको अकाउंटिंग के जो डबल एंट्री के रूल्स है, कंसेप्ट है, वो उनको पता नहीं है। सो वो सिंगल एंट्री फॉलो करते हैं। फीचर्स क्या है सिंगल एंट्री सिस्टम्स के, फीचर्स क्या है वो देखा जाता है। कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री। सो एक कंसेप्ट तभी सॉल्व होगा, एक सम, जब हम उसको डबल एंट्री में कन्वर्ट करेंगे। सो सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में कन्वर्ट कैसे करना है वो इसमें देखेंगे। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉज एंड अकाउंटिंग। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये हमको पता है। रिसेंटली जो है वन नेशन वन टैक्स के बेसिस पे मोदी गवर्नमेंट ने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया और जीएसटी एक एस्टैब्लिश किया, इंडिया में स्टार्ट किया। सो जीएसटी स्टार्ट करने के पीछे मेन मोटिव जो था वो गवर्नमेंट का यही था कि सब जो टैक्सेस है कम से कम किया जाए, क्योंकि जितने ज़्यादा टैक्सेस होंगे फॉर्मेलिटीज़ बढ़ेगी। सो वो कम से कम किया जाए, इसीलिए जीएसटी। सो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड देखेंगे हम, कौन से आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल से ये डिराइव किया गया। फिर कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशन ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वन नेशन वन टैक्स का जो एक एम ऑब्जेक्टिव रख के गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया वो देखेंगे। फिर आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। आईजीएसटी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड एसजीएसटी स्टैंड्स फॉर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो ये जो टैक्सेस है ये कैसा, इंटर स्टेट क्या है, इंट्रा स्टेट क्या है, वो हम ये इसमें फील्ड में देखेंगे। इनपुट एंड आउटपुट टैक्स क्रेडिट। सो इनपुट एंड आउटपुट टैक्स क्रेडिट में क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक शॉपकीपर हूँ, मेरी बुक स्टोर है। सो मैं बुक स्टोर है, सो मैं जब मैन्युफैक्चरर से, फॉर एग्जांपल निराली प्रकाशन से कुछ परचेस करता हूँ, वो परचेस करते वक्त तो मैं टैक्स का जो है वो इनपुट टैक्स होगा, और जब मैं कुछ सेल करता हूँ सो उस पर आउटपुट टैक्स। सो वो टैक्स पे करते वक्त मुझे इनपुट टैक्स लेस करके टैक्स पे करना पड़ेगा। हाँ समझ सकता हूँ, थोड़ा टेक्निकल है, आगे जाके ये क्लियर होगा। सो इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स। प्रोसीजर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी। सो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है वो हम इसमें देखेंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का। उसके बाद फिर देखिए आपको और एक थर्ड कॉलम जो है पर्पस स्किल्स टू बी डेवलप्ड। सो जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे सो आपको क्या स्किल डेवलप होगी, नॉलेज अबाउट वेरियस अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल, ये हमने देखा। जो अलग अलग कन्वेंशन है, कंसेप्ट है, उनका अच्छा नॉलेज आएगा आपको। उसके बाद सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग एमर्जिंग ट्रेंड्स इन अकाउंटिंग एंड इट्स इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। सो जो एक रीसेंट ट्रेंड्स आ रहे हैं जैसे फॉरेंसिक अकाउंटिंग, उसका आपके अकाउंटिंग प्रैक्टिस पे क्या इफेक्ट होगा वो आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट से अच्छा सीखने को मिलेगा। चैप्टर नंबर सेकंड जो है पिसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि नॉलेज अबाउट प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन मतलब जब पार्टनरशिप फर्म बंद होती है, सो उस वक्त नॉलेज क्या होना चाहिए और प्रोसेस कैसा होना चाहिए और कैसे किसको पैसे देने चाहिए। डायरेक्टली ऐसा तो नहीं होगा कि पैसे आएंगे और पैसे डायरेक्टली हम लोगों को दे देंगे, वैसा नहीं। सो कौन से बेसिस पे देना चाहिए ये आपको अच्छे से उसमें पता चलेगा। नेक्स्ट है थर्ड, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। उसमें है नॉलेज अबाउट सिंगल एंट्री सिस्टम। जैसे मैंने आपको बोला सिंगल एंट्री एक जो नॉर्मल लोकल शॉपकीपर है वो खाली लिख के रखते, परचेस किसे किया, सेल किसे किया, किसे क्रेडिट पे दिया। सो नॉलेज उनके बारे में, पर्पस एंड एडवांटेज। सो डबल एंट्री सिस्टम क्यों आया,
सो डबल एंट्री सिस्टम क्यों आया, उसके उसके एडवांटेजेस क्या है, सिंगल एंट्री आउटडेटेड और डबल एंट्री इन्स, प्रोसेस एंड कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री सिस्टम। सो सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में कन्वर्ट आप कैसे करोगे वो आप इसमें देखोगे। उसके बाद फोर्थ, इंट्रोडक्शन टू गुड्स एंड, इसमें नॉलेज अबाउट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी। सो जीएसटी में जो एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है उसका नॉलेज कैसा हो, अच्छे से अच्छा होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, ये क्यों आया। आपको पता है नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। सो पहले के जो लॉ थे, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, उसमें कुछ कमी रही होगी, इसीलिए गवर्नमेंट ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाया। वो नॉलेज अबाउट वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ जीएसटी। सो जीएसटी के जो एक कॉम्पोनेंट्स है वो कॉम्पोनेंट्स की इन्फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी, जो आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अंडर जीएसटी फॉर बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट। सो बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है वो हम इसमें देखेंगे। इन शॉर्ट जो है ये आपका जो सिलेबस है सेमेस्टर 1 का, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये पढ़ने में मज़ा भी आएगा आपको। फर्स्ट और फोर्थ चैप्टर जो है वो प्योरली थियोरेटिकल है, और सेकेंड और थर्ड चैप्टर जो है ये हमारे प्रैक्टिकल है। ओके, सो इट वुड बी गुड अगर आपने निराली प्रकाशन की बुक, निराली पब्लिकेशन की बुक आपने अपने पास लेके रखो, ताकि हमको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में भी वो हेल्पफुल होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।